Hello friends and welcome to my job post channel and we are back again with the best and mostly asked question of जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन में व्यापम के द्वारा जो पूछे गए सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस हैं। पिछली दो वीडियोस में लगभग हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, लगभग 200 क्वेश्चन कवर किए हैं उसमें। अगर वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको जाके जरूर देखें। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी ताकि आप इसमें सारी की सारी वीडियो देख पाएँ, क्योंकि ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 चाहे वो लेवल इंस्पेक्टर हो, सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब्जेक्ट 25 नंबर का आता है आपका, और 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके बारे में अगर नहीं पढ़ा आपने थोड़ा बहुत भी तो एक अच्छा स्कोर करने में बहुत मुश्किल होती। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन के बाद थ्योरी पार्ट देखेंगे इसका थोड़ा सा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आयर्स फिर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए नितांत आवश्यक है। नितांत मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो है संगठन। कोई भी किसी भी कार्य को करने के लिए आपको संगठन की आवश्यकता पड़ती है। समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? तो ये प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित है, यानी कि कोऑर्डिनेशन। यहाँ किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? तो ये बताता है प्रबंध सार्वभौमिक है। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किसमें लिखा जाता है? तो ये तुलन पत्र जो आपकी बैलेंस शीट होती है उसमें लिखा जाता है। परिसंपत्ति यानी कि एसेट्स जो आपके पास हैं, और देनदारी यानी कि जो आपको देना है यानी कि लायबिलिटीज। तो इसका विवरण तैयार करके ये देखा जाता है कि हम लॉस में चल रहे हैं या फिर फायदे में चल रहे हैं। अगर कॉमर्स वाले होंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपन समझ सकते हैं बाकी सब्जेक्ट के भी कि परिसंपत्ति जो हमारे पास एसेट्स है और जो देनदारी है वो लायबिलिटीज़ है। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? इसे एक बनाता है पेशा। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निर्णयन। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? तो ये फॉलोअर्स, अनुयायियों के अभाव में इसकी कल्पना बहुत मुश्किल है। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? तो ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। ये एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड धारक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसका वहन करना चाहता है या नहीं। ये स्टार्टिंग में वो पूछ लिया जाता है कि आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि उसको जो चाहता है उसके बाद उसको अलग बेनिफिट मिलते रहते हैं। प्रथम श्रेणी प्रबंध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये पर्यवेक्षक प्रबंध के नाम से जाना जाता है। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुरूप कार्य करता है, तो ये प्रबंध काम करता है। कार्य शासकीय हो या अशासकीय, यानी कि गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? तो एक श्रेष्ठ संगठन होना आवश्यक है किसी भी कार्य को करने के लिए ठीक तरीके से। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? तो ये पूर्व क्रिया है। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये प्रोत्साहन। ये उसके लिए दिया जाता है ताकि वो एक अच्छा काम करे और भविष्य में भी करता रहे, और उसी से मोटिवेट होकर बाकी कर्मचारी, बाकी जो भी आपके सहकर्मी हैं वो भी मोटिवेट हो, तो ये प्रोत्साहन दिया जाता है अलग से। अधिकार सत्ता का प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। ये कथन किसका है? ये मिलेट का है। मिलेट ने कहा था कि एक निर्धारित सीमा तक आप किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को या फिर जो प्रबंधक है उनके अधिकार क्षेत्र में आप कुछ शक्ति दे दे ताकि वो उस काम को बेटर तरीके से कर सकें। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, सुरक्षा व्यवस्था जो संभालने की जिम्मा है वो पुलिस का है, लेकिन अगर पुलिस को ये अधिकार ना दिया जाए कि वो पब्लिक के ऊपर कुछ कार्रवाई कर सके ना कर सके, तो फिर वो व्यवस्था नहीं संभाल सकते। यानी कि अगर उनको अच्छे से काम करना है तो उसके लिए उनको सीमित अधिकार देना बहुत आवश्यक है। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो ये सामूहिक है, सामूहिक तरह से होता है। B2B क्या है? तो B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि व्यवसाय से व्यवसाय जब बिजनेस होता है उसको B2B बोलते हैं। TQM क्या है? तो ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो मांग करती है। मांग कैसे करती है? मांग अगर ज़्यादा है और उत्पादन कम है तो वो वस्तु की जो कीमत है वो महंगी हो जाएगी। अगर मांग कम है और उत्पादन ज़्यादा हो गया तो वो उस वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। तो ये मांग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और हमेशा मांग के रेशियो में ही उत्पादन होता है। मानव संसाधन प्रवर्धन किस रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है शीर्ष प्रबंधन, यानी कि जो सबसे हायर मैनेजमेंट होता है वो, और कर्मचारियों में समन्वय। किसी फर्म का साझेदार है
वह फर्म उसको 30,000 रुपये उधार देता है, इस हेतु उसे कोई समझौता नहीं था, तब आपको कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो जहाँ पर कभी भी समझौता नहीं होता है तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 6% की रेट लगता है। तो इस हिसाब से 30,000 के हिसाब से देखें तो 1,800 रुपये उसको ब्याज प्राप्त होगा। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? तो ये करता है अंतर्वैयक्तिक विपणन यानी कि मार्केटिंग। प्रबंधक की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका में। व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल आज जो प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट और अमेजन ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को, इसके बीच में जितने भी दुकानदार हैं ये सब कोई भी नहीं रहते हैं। तो ये ई कॉमर्स रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप कॉमर्स यानी कि बिजनेस करते हैं। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है, ये कथन किसका है? तो ये थियो हेमैन का। नकारात्मक अभिप्रेरणा का उद्देश्य क्या है? अभिप्रेरित करना पर भय से, यानी कि देखो नकारात्मक प्रेरणा कभी कभी क्या होता है कि आप कर्मचारियों को डरा देते हैं या फिर किसी को डरा देते हैं कि अगर ये नहीं किया तो ये नहीं होगा। आप एक तरह से ये उनको डेडलाइन भी दे देते हो आप और उनको कार्य करने के लिए मोटिवेट भी कर देते हो। तो मोटिवेट करते हैं लेकिन डर से कि चलो कभी कभी ये कार्य भी आवश्यक होता है संगठन में। संगठन का अर्थ है कर्मचारी की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सरलतापूर्वक पूरा किया जा सके। ये कथन किसका है? ये कथन है जॉन एम गॉस का। औपचारिक संगठन को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है? तो यह है औपचारिक संगठन के भाग। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार का संगठन है? तो ये अनौपचारिक संगठन है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो इसके 10 सिद्धांत हैं, देख लेते हैं इसको अपन। ये है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ गुलिक। डिवीजन ऑफ वर्क ऑन स्पेशलाइजेशन, यानी कि स्पेशलाइजेशन पर डिवीजन कर दो। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की, कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटीज, डेलीगेशन, डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, लाइन एंड स्टाफ एंड स्पान ऑफ कंट्रोल। तो ये 10 प्रिंसिपल है गुलिक के। ये ऐसे पूछा नहीं जाएगा बट एज ए रिमेम्बरेंस अगर पूछ लिया इनमें से 1-2 तो इसलिए अपन देख लिया इसको। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने क्या कहलाता है? तो ये नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। उर्विक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो ये 8 हैं। 8 अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बाय लिंडल उर्विक। तो पहला था उनका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ वन स्केलर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। ये उर्विक के द्वारा दिए गए थे 8 सिद्धांत थे। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? तो ये पद सोपान। पद सोपान क्या होता है कि एक लेवल बाय लेवल ये आपके पद रहते हैं और उनकी अपनी अपनी शक्तियाँ रहती है। जिससे मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। अगर इस चित्र में देख रहे होंगे तो एक तरह का पद सोपान है। ये एक राजशाही का पद सोपान है जिसमें कि एक राजा है, राजा सबसे ऊपर, उसके नीचे उसके मंत्री, उसके नीचे उसके लोअर ऑफिसर्स जो काम करते हैं और उसके नीचे प्रजा। ये एक तरह का पद सोपान हो गया। अगर एक डिपार्टमेंट की बात करूं तो मान लो ये एक जैसे भारत देश की बात कर लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरीज हो गए और ये हो गए आपकी जनता। अगला है पद सोपान क्या है? तो ये श्रेणीबद्ध प्रशासन है। मैंने अभी आपको बताया किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होते हैं वह उतना ही अधिक क्या माना जाता है? तो वह केंद्रीकृत माना जाता है। यानी कि अगर निर्णय के केंद्र आपके ज़्यादा है तो वो विकेंद्रीकृत कहलाता है। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन क्या कहलाता है? ये मार्गदर्शन कहलाता है। एक ऐसा साधन जो प्रत्येक के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो वह है प्रबंध। प्रबंध में पेशेवर से क्या तात्पर्य है? प्रबंध में पेशेवर वह लोग हैं जो सुचारू रूप से प्रबंध कर सके। भारत में विभागीय संगठन के सिद्धांत को अपनाकर किस शासन व्यवस्था का नमूना प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है एकीकृत शासन व्यवस्था का। पर्यवेक्षी प्रबंध के किस स्तर पर होता है? तो ये सबसे निचले स्तर पर होता है। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप कौन सा है? तो ये कार्यात्मक संगठन है। भविष्य की क्रिया का
वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? ये नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाती है। नियोजन यानी कि प्लानिंग। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दिखाता है? तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दिखाता है। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, यह किसका कार्य है? ये नियंत्रक का कार्य है। प्रबंध करता है प्लानिंग, उसके बाद कंट्रोलर उसको देखता है कि कार्य सही से हो रहा है या नहीं। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित व नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो ऋण पत्र और बॉन्ड। ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर्स एंड बॉन्ड यानी कि बॉन्ड। तो डिबेंचर्स और बॉन्ड को नियमित किया जाता है जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित और नियमित हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि वीडियो ठीक बन रहा है। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? तो ये पद सोपान सिद्धांत मैंने अभी आपको दिखाया था। किस तरीके से एक राजा, फिर उसके नीचे ऑफिसर्स, फिर प्रजा, सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? ये सामूहिक उत्तरदायित्व दिखाता है। व्यावसायिक संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ये महाप्रबंधक और सामान्य प्रबंधक, जीएम, जनरल मैनेजर। सूत्र और स्टाफ यानी कि लाइन एंड स्टाफ में स्टाफ क्या है? यह विभाग के गृह प्रबंध संबंधी या प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करता है। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? ये नियंत्रक का। नियंत्रक देखता है कि कार्य ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है कि अगर आप प्लानिंग करके आते हैं या फिर बता के आते हैं तो कार्य एकदम ठीक चलता है, लेकिन अगर आप अचानक तरीके से एक निरीक्षण कर लेते हैं, दैट इज कि आप रियल में कोई चीज की वैल्यू पहचानने की कोशिश करेंगे। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो ये बाह्य स्रोत है। POSD CORB यानी कि पोस्ट कॉर्प सिद्धांत में P और S से क्या तात्पर्य है? तो P यानी कि होता है प्लानिंग और S मतलब होता है स्टाफिंग। हो सकता है किसी और शब्द का पूछ ले तो अपन देख लेते हैं। तो P यानी कि प्लानिंग, O यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, S यानी कि स्टाफिंग, D यानी कि डायरेक्टिंग, CO यानी कि कोऑर्डिनेटिंग, R यानी कि रिपोर्टिंग और B यानी कि बजटिंग। तो अपन देख लेते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म हो गया। अगर इनमें से किसी का भी पूछे तो आप इसको याद रखिएगा। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंध में किसने अंतर स्पष्ट किया? तो ये ओलिवर शेल्डन ने किया। ये है ओलिवर शेल्डन, इनको आप देखें ताकि आपको याद रहे कि ये कौन है। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये प्रबंध होता है। किसी कोई एक व्यक्ति या फिर सबसे शीर्ष व्यक्ति या सबसे निचला कर्मचारी नहीं होता, ये पूरा प्रबंध होता है आपका कि अगर कोई आपका व्यवसाय अगर फेल हुआ है तो उसका क्या कारण है। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? तो ये संगठन है। प्रत्यादेश क्या है? ये चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। व्यवसाय का टिकना एवं उन्नति किस पर निर्भर करता है? तो ये मानव संसाधन विकास पर निर्भर करता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा। और इसका ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए अपन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने व्यवसाय को टिका सकते हैं, उसको उन्नत बना सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण है? किस प्रकार की एजेंसी है? तो ये स्टाफ अभिकरण है। कौन समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह प्रबंध। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है? ये निश्चित नहीं है, यानी कि डेफिनेट नहीं है। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? ये भर्ती प्रक्रिया में की जाती है। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती होते हुए क्या कहलाएगी? ये प्रत्यक्ष भर्ती कहलाएगी। प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? ये मनोबल में होती है। से अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उसके ट्रेनिंग नहीं पता है या फिर उसको कार्य करने की पद्धति नहीं पता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा वो कम रहेगा। बट अगर आपने उसकी ट्रेनिंग की हुई है, जैसे कि एक बाइक है, एक बाइक चलाने की आपने ट्रेनिंग की हुई है, तो अगर आपको कोई सी भी बाइक दे देंगे तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इसको चला सकता हूँ। आवधिक कर्ज क्या है? तो ये दीर्घकालीन देनदारियां हैं। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? तो ये एकात्मकता। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे एक शीर्ष अधिकारी आपको कोई ऑर्डर देता है तो आप उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। बट अगर आपका सहकर्मी या फिर आपके सेम लेवल का रैंक का व्यक्ति आपको कोई ऑर्डर दे दे तो आप उसको कार्य कर तो सकते हैं, लेकिन उस मन से नहीं करेंगे, उस निष्ठा से नहीं करेंगे, और हो सकता है आप करें भी नहीं, कोई भी व्यक्ति ना करे। क्योंकि सेम लेवल का व्यक्ति अगर आपको ऑर्डर देगा तो वो कोई भी मानवीय प्रवृत्ति से उसको स्वीकार नहीं करेगा। व्यवहारिकता में कार्य करना अलग बात है और एक ऑर्डर दे के कार्य करवाना एक अलग बात है। पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा है? ये नकारात्मक है, ऋणात्मक अभिप्रेरणा है। देखिए ये बहुत नुकसानदायी होता है किसी भी कर्मचारी को, लेकिन कई बार पनिशमेंट के तौर पर ये करना पड़ता है
क्योंकि पदोन्नति रोकना पड़ता है कोई बहुत बड़ी, क्योंकि कई बार कर्मचारी अगर गलती करते हैं, अधिकारी अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है आपके संगठन में, तो उसके कुछ किसी ना किसी तरीके से दंड देना पड़ता है। तो ये एक तरीके का दंड है, लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि ये बिल्कुल ना हो और गलती ही ना हो संगठन में। मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से व्यवहार करना है, किसका कथन है? ये नॉर्मन मायर का है। कौन विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है? तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण होता है। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? ये नियंत्रक समिति है। प्रशासन एक व्यापक शब्द है और वा केवल इसके अंग है, तो ये प्रबंध है और संगठन है। यानी कि प्रशासन एक व्यापक शब्द है और प्रबंध व संगठन केवल इसके अंग है। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? तो ये संगठन है। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? ये सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखती है। जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आ जाता है? वहाँ अंकेक्षण आता है। अंकेक्षण यानी कि ऑडिट। आपका जब लेखा कर्म का काम समाप्त हो जाएगा तो फिर आपका ऑडिट होगा। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस प्रकार चलता है? तो जो नीचे से ऊपर की चलता है, जबकि औपचारिक में ऊपर से नीचे की ओर चलता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ये संप्रेषण। संप्रेषण यानी कि बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि आपका जो संवाद होता है उसी को संप्रेषण बोलते हैं। ई उपार्जन का संबंध किससे है? ये कंपनियों के व्यापार से है। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर चलता है? तो औपचारिक में चलता है ऊपर से नीचे की ओर। सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर ना रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? ये सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। और प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? ये संगठन तैयार करता है। सो गाइस, ये हुए लगभग हमारा 80 क्वेश्चंस, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, खास करके जो नेक्स्ट आपके आने वाले हैं व्यापम के उसमें। और इसके बाद अपन थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन के 3 सीरीज हो गए। इसके बाद अपन थ्योरी पार्ट देखेंगे ताकि थ्योरी से भी अपन समझ सकें। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं व्यापम में, वो पूरा क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले। मैंने काफ़ी डिले किया इन वीडियोज़ को लाने में, बट अब मैं इसको रेगुलर लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन सब्सक्राइब माय जॉब पोस्ट चैनल।